नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कहा था कि हम लोग विज़न आईएएस की हिंदी माध्यम से मंथली करंट अफेयर्स को शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग विज़न आईएएस की ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे राज्य व्यवस्था एवं शासन। देर न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। राज्य व्यवस्था एवं शासन, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये हमारा पहला टॉपिक है जुलाई 2025 मंथ का। क्योंकि एक साल का बेसिकली करंट अफेयर्स आता है सिविल सर्विसेज में, तो उस हिसाब से हम लोग चलेंगे। तो हमने जुलाई से लिया है, फिर जुलाई लेंगे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऐसे करके हम लोग चलेंगे और आगे तक चलते रहेंगे। तो राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है हमारा, डिजिटल उपनिवेशवाद। दूसरा टॉपिक हमारा है ऑनलाइन कंटेंट का विनियमन। तीसरा टॉपिक है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025। चौथा है हमारा पंचायती राज संस्थाओं का वित्त पोषण। पांचवा है अंतर्राज्यीय जल विवाद। छठा है भारत में राजनीति की लागत। सातवां है मताधिकार हेतु आयु सीमा में कटौती। उसके बाद संक्षिप्त सुर्खियां हैं। संसद में व्यवधान, उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों को हटाना, सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों के लिए राष्ट्रीय मानक, बिल ऑफ लैंडिंग बिल 2025। इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे। राज्य व्यवस्था एवं शासन का पहला टॉपिक डिजिटल उपनिवेशवाद। सुर्खियों में क्यों है आखिर ये? तो चलते हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ने डिजिटल उपनिवेशवाद को लेकर चिंता व्यक्त की है कि किसी देश की संप्रभुता को सबसे बड़ा खतरा बाह्य आक्रमण से नहीं, बल्कि विदेशी डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता से है। जिस तरह से आज हम लोग डिजिटल माध्यम से सारे काम कर रहे हैं और हम लोग निर्भर हो चुके हैं अन्य देशों के सॉफ्टवेयर, मोबाइल यूज करने के लिए, तो ये उसी पर आधारित चीज है वैसे। तो डिजिटल उपनिवेशवाद के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं कि उसका अर्थ क्या है। यह एक सैद्धांतिक फ्रेमवर्क है। यह फ्रेमवर्क बिग टेक कंपनियों को डिजिटल प्रौद्योगिकियों में प्रभुत्व स्थापित करता है। ये कंपनियां अपने लाभ और बाजार में प्रभाव के लिए उपयोगकर्ताओं के डेटा को एकत्रित करती हैं, उनका विश्लेषण करती हैं तथा उस पर अपना स्वामित्व रखती हैं। इसमें व्यक्तियों से उनकी स्पष्ट सहमति के साथ या उसके बिना डेटा का विकेंद्रीकृत संग्रहण और प्रबंधन शामिल है। इससे राज्य एवं व्यक्तिगत स्वायत्तता को खतरा उत्पन्न होता है। दोस्तों, डेटा डिजिटल उपनिवेशवाद का प्रमुख प्रवर्तक है ये। और इसमें देखते हैं कि डेटा किस तरीके से काम करता है। आर्थिक लाभ में वृद्धि। बड़े संगठनों को उपयोगकर्ता के व्यवहार और प्राथमिकताओं को विश्लेषण करने में सक्षम बनाकर प्रतिस्पर्धा में बढ़त बढ़त हासिल करना, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह के व्यवहारों के बारे में सटीक पूर्वानुमान करने में मदद करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति, विशेष रूप से डीप लर्निंग में व एआई मॉडल्स को प्रशिक्षित और उन्नत करने के लिए व्यापक डेटा सेट्स का उपयोग करके तथा उत्पादकता को बढ़ावा दे करके डेटा के विनियमन डेटा के विनिमय से मूल्य प्राप्ति में मदद। व्यक्तियों या संगठनों को उनके पास संग्रहित डेटा से मिलने वाली जानकारी को ऐसे दूसरों के साथ साझा करके धन कमाने या लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाकर जो समान लाभ की तलाश में होते हैं। तो इस तरीके से डेटा अपना काम करता है और डिजिटल उपनिवेशवाद का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। तो डिजिटल उपनिवेशवाद के प्रमुख स्तंभ क्या है? तो क्वेश्चन जैसे कि मेंस वगैरह में आता है, तो ये सारी चीजें लिखने के लिए होती है। डिजिटल उपनिवेशवाद के प्रमुख स्तंभ क्या है? जैसे आर्थिक प्रभुत्व हो गया, तकनीकी ढांचे पर साम्राज्यवादी साम्राज्यवादी नियंत्रण हो गया, वैश्विक निगरानी पूंजीवाद हो गया, तकनीकी आधिपत्य हो गया। इस तरीके से ये इनकी स्तंभ है। तो आर्थिक प्रभुत्व में देखते हैं क्या है। बिग टेक कंपनियां तकनीकी निर्भरता पैदा करके अन्य देशों के संसाधनों पर कब्जा कर लेती हैं। उदाहरण के लिए सर्च इंजन, गूगल है, जैसे कि हम जो सर्च करते हैं गूगल में, तो उसकी बात कर रहा है। डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, जो अंदर उसके सॉफ्टवेयर पड़ा है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गई,
सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हो गया जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया आदि का एकाधिकार। दूसरा है तकनीकी ढांचे पर साम्राज्यवादी नियंत्रण। स्वामित्व आधारित सॉफ्टवेयर और गैर स्वतंत्र कठोर लाइसेंसिंग नियम अन्य देशों को सॉफ्टवेयर को बदलने अपनाने से रोकती है। इससे वे डिजिटल आत्मनिर्भरता से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐप स्टोर नीतियां यह तय करने के लिए एक तरफा निर्णय लेती है कि कौन सा ऐप या फीचर चलेगा या कौन सा नहीं चलेगा। वैश्विक निगरानी पूंजीवाद एडवांस डेटा साइंस और मशीन लर्निंग कंपनियों को उपयोगकर्ताओं के व्यवहार पर नजर रखने तथा वैश्विक निगरानी के आधार पर अनुकूल व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसे थर्ड पार्टी को बड़े पैमाने पर डेटा संग्रहण करने की अनुमति दी थी, जिससे चुनाव प्रभावित हुए थे। तकनीकी आधिपत्य कुछ बिग टेक कंपनियां इस बात पर जोर देती है कि प्रौद्योगिकी का विस्तार कैसा होना चाहिए। इस तरह से विस्तार के आर्थिक परिणामों को कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल क्लाउड दुनिया भर में क्लाउड सेवाओं के बड़े हिस्से को नियंत्रित करते हैं। इससे उन्हें वैश्विक डेटा भंडारण, प्रोसेसिंग एवं विश्लेषण पर विशिष्ट शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। शक्तिशाली तकनीकी कंपनियों द्वारा निर्मित यह प्रभुत्व उस सांस्कृतिक एकरूपता और श्रेष्ठता के दावे में झलकता है जहां उनकी तकनीकें अन्य समाजों की भाषा, मूल्यों और संस्कृति को प्रभावित कर उन पर हावी हो जाती है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्यूरेशन और एल्गोरिदम का झुकाव अक्सर ऐसे कंटेंट को बढ़ावा देता है जो ताकतवर प्रमुख संस्कृतियों के मूल्यों से मेल खाए। इस तरीके से तो इसके स्तंभ हो गया। नेक्स्ट हो गया परोपकार का विमर्श। डिजिटल प्रौद्योगिकियों को स्पष्ट रूप से अच्छा तथा कनेक्टिविटी की को प्रगति और मानवाधिकार से जोड़कर प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए अफ्रीका में फेसबुक के फ्री बेसिक्स रोल आउट को परोपकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसकी आलोचना इस बात के लिए की गई कि यह संभावित रूप से बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं के डेटा को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में कार्य कर रहा है। अब इसी में चलते हैं आगे। डिजिटल उपनिवेशवाद के से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं। जाहिर सी बात है कोई नई चीज आएगी तो उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयां दोनों चीज होगी। तो आज की डेट में क्या मुद्दे हैं डिजिटल उपनिवेशवाद के, उस पर बात करते हैं। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ती असमानता। डेटा मोनेटाइजेशन कार्यों से प्रेरित तीव्र डिजिटलाइजेशन ने पहले से मौजूद गंभीर असमानताओं को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अधिकांश बिग टेक कंपनियां विकसित देशों समृद्ध उत्तर में अवस्थित है। पृथ्वी के दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है। जो इक्वेटर से ऊपर की ओर है वो उत्तरी गोलार्ध होता है, जो इक्वेटर से नीचे है वो दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो यहाँ पर जितने भी विकसित देश है लमसम वो उत्तरी गोलार्ध मतलब वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ये उसी की बात कर रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा स्थानीय डिजिटल संरचना की कमी से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुभेद्यताओं और विदेशी हस्तक्षेप का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा कारण ये हो गया। तीसरा है गोपनीयता और डिजिटल अधिकार। विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर निर्भरता से गोपनीयता एवं डिजिटल अधिकारों के उल्लंघन का खतरा रहता है। इसमें राज्य स्तर पर निगरानी का खतरा भी शामिल है। चौथा है स्थानीय व्यवसाय के समक्ष अस्तित्व का खतरा। वैश्विक प्लेटफॉर्म्स का प्रभुत्व ऑनलाइन विज्ञापनों, परिवहन, रिटेल और न्यूज में प्रतिस्पर्धाओं को कम करता है, जिससे आर्थिक नुकसान। डिजिटल टेक क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का उपयोग करके अपने मुनाफे को कम टैक्स या जीरो टैक्स वाले देशों में स्थानांतरित कर देती हैं, जहां उनका वास्तविक कारोबार नहीं होता। इससे भारत जैसे देश में कर संग्रहण घटता है। विनियमन में कठिनाई साइबर स्पेस की सीमा पर प्रकृति के कारण मौजूदा कानूनी साधन उसे प्रभावी ढंग से विनियमित करने में असमर्थ है। नेटवर्क प्रभाव एक मुद्दा ये भी है। जब कोई बड़ा प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो जाता है तो उसके यूजर लगातार बढ़ते रहते हैं और वे उसी में फंस जाते हैं। इस वजह से नए स्थानीय प्रतिस्पर्धियों को मौका नहीं मिल पाता है।
डिजिटल उपनिवेशवाद से निपटने के लिए विभिन्न देशों द्वारा किए गए कुछ उपाय। भारत क्या कर रहा है इसमें देखते हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 डीपीडीपी अधिनियम, यह व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण और उसकी प्रोसेसिंग के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क स्थापित करता है। यह भारत के बाहर व्यक्तिगत डेटा की प्रोसेसिंग पर भी लागू होता है यदि ऐसा डेटा भारत में वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश से संबंधित होता है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, इसे अनुचित व्यापार कार्यों पद्धतियों को रोकना, उपभोक्ताओं की सुरक्षा करने और मुक्त व्यापार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। वैश्विक समर्थन। भारत ने G20, ब्रिक्स और व्यापार संगठन जैसे मंचों पर डेटा लोकलाइजेशन, डिजिटल संप्रभुता और न्याय संगत नियमों के लिए सशक्त रूप से आवाज उठाई है। उदाहरण के लिए भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान वैश्विक स्तर पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। अन्य प्रयास में आ जाते हैं ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ई कॉमर्स एकाधिकार के एक विकल्प के रूप में इंडिया स्टैक या भारत का अपना आधारभूत DPI है। अन्य देश, यूरोपीय संघ क्या कर रहा है? यूरोपीय नागरिकों के डेटा अधिकारों की रक्षा और डिजिटल स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए डेटा एक्ट, डेटा गवर्नेंस एक्ट, AI एक्ट और जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लागू किए गए हैं, GDPR लागू किए गए हैं। चीन क्या कर रहा है? डिजिटल सिल्क रोड चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख घटक है। इसका उद्देश्य उभरते बाजारों वाले देशों के साथ दूरसंचार, AI, क्लाउड कंप्यूटिंग, निगरानी प्रौद्योगिकियों और अन्य उच्च तकनीकी क्षेत्रों में घनिष्ठ संबंध स्थापित करना है। रूस क्या रहा है? सॉवरेन इंटरनेट कानून 2019 ने रूस में इंटरनेट के केंद्रीकृत राज्य प्रबंधन के लिए कानूनी ढांचा तैयार किया है। अब ये तो रही मुद्दों की बात और कौन देश इस पे क्या कर रहा है। आगे की राह में देखते हैं डिजिटल उपनिवेशवाद पे कि डिजिटल संप्रभुता राज्यों को अपनी सभी डिजिटल परिसंपत्तियों पर प्राधिकार स्थापित करना चाहिए जिसमें डेटा अवसंरचना, संचालन, आपूर्ति, श्रृंखला और ज्ञान की संपूर्ण मुख्य श्रृंखला शामिल है। डेटा स्थानीयकरण, डेटा का संग्रहण, स्थानांतरण और प्रोसेसिंग केवल राष्ट्रीय सीमाओं एवं कानूनी अधिकार क्षेत्रों के भीतर ही होने चाहिए। गवर्नेंस के लिए व्यापक फ्रेमवर्क, डेटा निर्माण, संरक्षण, साझाकरण और अवसंरचना के लिए उपयुक्त फ्रेमवर्क तैयार करने चाहिए। सीमा पार डेटा प्रवाह का प्रबंधन, देशों को अपनी नीतियों को निरंतर इस प्रकार संतुलित करना होगा कि विकास, जनहित और वैश्विक तकनीकी एकीकरण के बीच सामंजस्य बना रहे। डेटा लाइफ साइकिल में सुधार, डेटा के इष्टतम उपयोग के लिए डेटा के सृजन से लेकर उसे नष्ट करने, पुनः उपयोग तक समेकित प्रबंधन किया जाना चाहिए। समावेशी डिजिटल भविष्य, डिजिटल विभाजन को समाप्त करना, समावेशिता को बढ़ावा देना और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए आवश्यक नैतिक मानकों को बनाए रखना जरूरी है। निष्कर्ष क्या निकल के आता है? डिजिटल संप्रभुता से जुड़ा विनियामकी परिदृश्य काफी जटिल है और इसके कारण देशों ने स्प्लिंटरनेट जैसे उपाय अपनाए हैं जो इंटरनेट को भू राजनीतिक आधार पर विभाजित कर देता है। वैश्विक डिजिटल संचार और कनेक्टिविटी के महत्व को देखते हुए डिजिटल एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों की आवश्यकता है। ये इसकी आगे का निष्कर्ष हुआ और ये टॉपिक हमारा डिजिटल उपनिवेशवाद का यहाँ से पूरा हुआ।